हेलो एवरीवन। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट बी में जन्म मृत्यु समांक को पढ़ेंगे। वाइटल स्टैटिक्स ये 2019 के सिलेबस में 7.4 पर दिया है, एक पूरा चैप्टर ही है। इसके अलावा 5.3 में एक टॉपिक है 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं वो 2019 और 2020 दोनों सिलेबस में है, पर ये सिलेबस वाइज जो मैंने पढ़ाए हैं वो 2019 के हिसाब से है। तो शुरू करते हैं। तो जन्म मृत्यु समांक क्या होता है? जन्म मृत्यु समांक एक तरह से आंकड़े होते हैं जो कि किसी देश में निवासरत जो पब्लिक होती है या नागरिक होते हैं उनके सारे आंकड़ों को संशोधित किया जाता है, जिसके अंतर्गत चाहे वो जन्म हो, मृत्यु हो, इसके अलावा विवाह हो, हत्या हो, तलाक के आंकड़े हो या जिस तरह के भी आंकड़े हों वो सारे आंकड़ों को इनकी मदद से इकट्ठा किया जाता है और इनके हिसाब से सरकार अपनी योजनाओं को संचालित करता है और योजनाएं बनाता है। गरीबों के लिए या फिर समाज कल्याण की जितने भी योजनाएं हैं उन्हीं आंकड़ों पर आधारित होते हैं, जिसकी वजह से योजनाएं सफल हों। और इसके साथ ही ये देखा जाता है कि अभी समाज में कितनी गरीबी है, उनकी परचेसिंग मतलब क्रय शक्ति कितनी है और अभी किस तरह की परेशानियां हैं और गरीबी किस स्तर पर व्याप्त है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, क्षेत्रीय असमानताएं क्या है, इसके अलावा भौगोलिक परिस्थितियों में क्या परेशानी आ रही है, शिक्षा का क्या स्तर है, ये सारे आंकड़े इसी के अंतर्गत ज्ञात किए जाते हैं। तो ये होता है, इसका जो परिभाषा है वो है जीवित जन्म मृत्यु, भ्रूण मृत्यु, विवाह, तलाक के आंकड़े जन्म मृत्यु समांक कहलाते हैं। इन आंकड़ों की जानकारी सामान्यतः सरकार के अधीन काम करने वाली प्रशासनिक प्रणाली सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम या नागरिक पंजीकरण से प्राप्त किए जाते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, नागरिक पंजीकरण से ये सारी डाटा अपन प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा सरकार विभिन्न स्रोतों से भी ये डाटा निकालती है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है जन्म मृत्यु संबंध जो आंकड़े हैं उनकी प्रक्रिया के बारे में क्या कहता है? तो जो उसका एक गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये है कि नागरिक पंजीकरण द्वारा सूचना को इकट्ठा करना, ये जन्म मृत्यु से संबंधित व्यक्तियों की जानकारी रखना। दूसरा है इन सूचनाओं एवं आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण, मूल्यांकन करके इन्हें सांख्यिकीय रूप से प्रसारित करना एवं पेश करना, तुलनात्मक रूप से, सांख्यिकीय रूप से, साथ ही साथ एक विश्लेषणात्मक रूप से कि किस क्षेत्र में कितनी असमानता है, गरीबी है, इसके अलावा तलाक के दर कहाँ पर ज़्यादा है, जन्म कहाँ पर ज़्यादा है, मृत्यु कहाँ पर है, तो ये सारे टोटल फर्टिलिटी रेट कहाँ पर है, डेथ रेट कहाँ पर हाई है, तो ये सारी चीज़ें जो एक भौगोलिक परिदृश्य या फिर क्षेत्रवार जो जानकारी है उसको तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करके सांख्यिकीय रूप प्रदान किया जाता है और इसके बाद इनको जारी किया जाता है। सीआरएस के अनुसार जन्म मृत्यु से संबंधित घटनाओं एवं जनता में घटित अन्य घटनाओं जो कि किसी देश के कानून द्वारा निर्देशित हों, इनके घटने एवं लक्षणों के सतत, स्थायी एवं अनिवार्य रिकॉर्ड ही जन्म मृत्यु समांक है। ये अपने इंडियन प्रणाली है, उसके अकॉर्डिंग ये परिभाषित किया गया है कि जन्म मृत्यु से संबंधित घटनाओं एवं जनता में घटित अन्य घटनाओं जो कि किसी देश के कानून द्वारा निर्देशित हों, इनके घटने एवं लक्षणों में सतत, स्थायी एवं अनिवार्य रिकॉर्ड ही जन्म मृत्यु समांक है। जो भी घटनाएं घटती हैं जो कि भारत के कानून के आधार पर हो, ये कानून के अंतर्गत हो, जो उसके बाहर ना हो, जो किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन ना करता हो या किसी तरह के ऐसे जानकारी उल्लंघन ना करता हो कि किसी व्यक्ति के निजता का उल्लंघन हो, इन सभी डाटाओं को सरकार निर्देशित करता है और कानून के दायरे में रख के संकलन करता है और उन्हें प्रसारित करता है, जिससे कि आगे जो भविष्य की योजना है या फिर प्रशासन जो चलाया जा रहा है तो प्रशासनिक जो कार्रवाई है वो उस हिसाब से सही बनाया जा सके। इन आंकड़ों को सरकार क्यों इकट्ठा करती है, संकलन करती है, इनसे क्या फ़ायदा हो सकते हैं? तो मैंने पहले ही बताया कि इनसे जो सरकार की योजना है उनको क्रियान्वित करने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए, इसके अलावा शिक्षा के स्तर को जानने के लिए, बढ़ाने के लिए, अशिक्षा को दूर करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, पोषण की स्थिति को जानने के लिए, इसके अलावा बहुत से ऐसे जानकारी होते हैं या फिर योजनाएं होते हैं जिनका क्रियान्वयन इन्हीं डाटों के आधार पर किया जाता है। तो जो पहला इसका महत्व है वो है जन्म मृत्यु समांक अनेक कारणों से उपयोगी होते हैं क्योंकि ये उस देश के आर्थिक विकास, स्वास्थ्य की स्थिति, पोषण स्तर आदि की स्थिति को प्रकट करते हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आर्थिक विकास, स्वास्थ्य की स्थिति और पोषण के स्तर, इनके बारे में जानकारी देता है ये डाटा। इसके अलावा इन आंकड़ों की उपलब्धता के कारण उस देश की सरकार को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली योजनाएं बनाने में मदद मिलती है और वे वंचित वर्गों को भी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में कारगर सिद्ध होते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं जो कि भारत की अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से
बेहतर बनाया जा सके, इनके गुणवत्ता को जल्द से जल्द सुधारा जा सके, ये सारी स्थिति इन आंकड़ों के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगला है जन्म मृत्यु समांक देश के विशेष वर्गों एवं जातियों, विशेषकर पिछड़े, वंचित एवं जनजातियों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण होते हैं। जितने भी जातिगत मतलब जो पिछड़ी जातियाँ, उनमें से जितने भी जातियाँ हैं, जो पिछड़ी जातियाँ जिन पर अभी विकास नहीं पहुँच पाया है, जनजातियाँ, ऐसे जनजातियाँ जो अभी भी बहुत दूर दराज के इलाकों में निवास करते हैं, जिनकी भौगोलिक सीमा इतनी दूर है कि वहाँ तक आसानी से पहुँच नहीं है, मतलब संचार और परिवहन के अच्छे कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से वो आज भी जो मुख्य धारा के अपने समाज है उससे छूटे हुए हैं, जिनकी वजह से उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है, तो इन पर विशेष ध्यान देना। इसके अलावा इनके द्वारा प्रदत्त आंकड़ों से शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर आदि की स्थिति का उस वर्ग विशेष की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती है। किसी भी समाज की जितनी अच्छी आर्थिक स्थिति होगी, जितनी अच्छी शिक्षा होगा, जितना अच्छा स्वास्थ्य होगा, उसमें बहुत कम मतलब उतना ही कम शिशु मृत्यु दर होगा, बाल मृत्यु दर होगा और मातृ मृत्यु दर होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसी को जांचने के लिए सरकार ये आंकड़े संकलित कराती है और देखती है कि किस समाज या किस समुदाय में ये सारी चीज़ें सबसे कम है। कई ऐसे समुदाय में जिनमें रूढ़िवादिता काफ़ी अलग तरह से और अलग लेवल में काम करती, तो उन्हें भी सरकार इस चीज़ से नोटिस करता है कि इनकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी है, लेकिन इनकी जो मानसिक या फिर शैक्षिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से इन पर आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी होने की वजह से भी बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर इस समुदाय में ज़्यादा है, तो वो उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करता है। यह सूचना उनसे संबंधित सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी होता है। जो भी सूचना हमें प्राप्त होती हैं उनसे क्या होता है, एक तो उस समुदाय या विशेष का सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाया जा सके और उनके जो जीवन है मतलब लिविंग क्वालिटी है उसे और अच्छा इम्प्रूव करके उन्हें बेहतर जीवन प्रदान किया जा सके। ये सरकार का लक्ष्य होता है जिसे जन कल्याण के लक्ष्य में शामिल किया जाता है। इसके अलावा जन्म मृत्यु आंकड़े इकट्ठा करके किसी दो देशों या दो समुदायों के बीच के लोगों के पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट यही है कि जो भी अपन जन्म मृत्यु समय कराते हैं उसमें दो देशों, दो समुदाय, दो राज्यों, दो जिलों, इन सब में एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। साथ ही ये देखा जाता है कि किस क्षेत्र में किस वजह से वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है और आगे वाला क्षेत्र अच्छा कर पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें निकाली जाती हैं। और जन्म मृत्यु समय किसी सरकार की जन कार्यों के प्रति गंभीरता, प्रशासन के विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रति सजगता एवं प्रबंधकों तथा योजनाओं की कुशलता का पैमाना होता है। जितने भी सरकार कल्याणकारी योजनाएं चलाता है, प्रशासनिक व्यवस्था जो बनाता है, इसके अलावा जो वो प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट दिखाता है जनता के प्रति या जनता की जो सेवा है वो प्रशासन के थ्रू ही किया जा सकता है, तो प्रशासन की उदारता को भी इस चीज़ में दिखाता है कि वो कितनी एक्टिव है और अपने कार्य के प्रति सजग है। तो ये सारी चीज़ों को बनाया जाता है। इसके अलावा क्योंकि ये आंकड़े एक निश्चित समय में उनके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम जानने का भी एक साधन हो, एक समय सीमा में जो कि सरकार कार्य करती है वो इन्हीं आंकड़ों के द्वारा बताती है कि हमारे द्वारा ये कार्य किए गए हैं। तो इनके लिए भी जन मृत्यु समांक के जो आंकड़े होते हैं वो बहुत ही उपयोगी होते हैं। आगे है जन मृत्यु समांक आंकड़ों के स्रोत, मतलब कितने स्रोतों से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। तो जो पहला है वो है जनगणना। जनगणना व्यक्ति की आयु, लिंग, धर्म, व्यवसाय, साक्षरता, आय इत्यादि की सूचना प्रदान करती है, ठीक है। और प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना किया जाता है और प्रत्येक 10 वर्षों की जनगणना का एक तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। जो पहला जनगणना हुआ था भारत में वो हुआ था 1872 में और अभी जो लास्ट जनगणना हुआ है वो 2011 में। जनगणना के क्वेश्चन इस बार ज़रूर पूछे जाएंगे क्योंकि इसके बाद नया जनगणना का डाटा आएगा तो वो फिर नए जनगणना के डाटा पूछे जाएंगे। तो अभी जो 2011 का जनगणना है उसका डाटा जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि ये लास्ट बार है 2011 की जनगणना को पूछने के लिए। इसके अलावा जनसंख्या रजिस्टर, कुछ विकसित देशों में जनसंख्या संबंधित डाटा नियमित रूप से बनाए जाने वाले जनसंख्या रजिस्टरों से प्राप्त किए जाते हैं। जो विकसित देश हैं जैसे कि इजराइल हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, ये सारे जो विकसित देश हैं, छोटे देश हैं, इनमें हर महीने या रेगुलर रूप से जनसंख्या रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें देखा जाता है कि प्रत्येक जो निवासरत व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य क्या स्थिति है, वो कितनी बार हॉस्पिटल गया, इसके अलावा उसके पोषण की क्या स्थिति है, कि पर क्रय शक्ति क्षमता कितना है, उनके घर की इनकम कितनी है, कितने सदस्य हैं
और किन्हें किस चीज़ की परेशानी है, ये सारी चीज़ें जनसंख्या रजिस्टर में जो विकसित देश हैं वो बनाते हैं। तो विकसित देशों में जनगणना के अलावा जनसंख्या रजिस्टर भी काम करता है। इसके अलावा प्रतिदर पंजीकरण योजना, प्रत्येक समुदाय में जन्म दर, मृत्यु और विवाह के रिकॉर्ड स्थानीय प्राधिकारियों या धार्मिक नेताओं द्वारा रखे जाते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि स्थानीय प्राधिकारी जो पंचायत के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, या जो पंचायत कर्मचारी हैं या फिर आशा कार्यकर्ता हैं, वो प्रतिदर पंजीकरण योजना के तहत या फिर इनके द्वारा एक विशिष्ट रूप से डाटा तैयार किया जाता है। जैसे आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य से संबंधित, पोषण से संबंधित, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर, एएनएम के साथ मिलकर ये सारी जो डाटा है वो कलेक्ट करती है। इसके अलावा जो धार्मिक नेता हैं वो देखते हैं कि इनकी पीढ़ी कैसे चल रही है। इसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि इनका आर्थिक या सामाजिक स्थिति किस तरह से बढ़ा है या घट रहा है, इन पे कितनी संपत्ति है, प्रॉपर्टी। तो ये धार्मिक नेताओं के पास ये डाटा होते हैं। दरअसल यदि ये रिकॉर्ड पूरे और सुव्यवस्थित ढंग से रखे जाएं तो प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और विवाह दर का प्राकलन करने में इनका उपयोग किया जा सकता है। दिक्कत यह है कि रिकॉर्ड्स उतने सुव्यवस्थित और सही, मतलब विश्वसनीय डाटा नहीं मिल पाते, चाहे वो स्थानीय अधिकारियों, प्राधिकारियों के द्वारा हो या फिर धार्मिक नेताओं के द्वारा, क्योंकि वो भी अपने जो डाटा है उतने अच्छे से व्यवस्थित रूप से और विश्वसनीय रूप से नहीं बना पाते जो धार्मिक नेता हैं। और कभी कभी स्थानीय जो प्राधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनके साथ ये परेशानी हो जाता है कि उनको प्रॉपर वे में सुविधाएं नहीं मिल पाती या फिर उन्हें उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता इस कार्य को करने के लिए। तो वो अपने आप में इन जो भी डाटा वो कलेक्ट करते हैं या बनाते हैं उसमें बहुत सारी त्रुटियों का समावेश हो जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण ये एनएसएस द्वारा जारी किया जाता है और किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया जाता है। इसमें प्रजनन शक्ति देखा जाता है, रुग्णता देखा जाता है, रुग्णता मतलब बीमारी, जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक रूप से जनसंख्या में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो, सक्रिय जनसंख्या, एक्टिव पॉपुलेशन, ठीक है, परिवार नियोजन, रोजगार और बेरोजगारी, उपभोक्ता व आवासीय स्थिति, विनिर्माण उद्योग, शारीरिक विकास और इसके अलावा शारीरिक रूप से विकलांगों की संख्या भी इसमें देखा जाता है। तो जो राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण है जो एनएसएस द्वारा किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वो सबसे बेस्ट डाटा उसमें कलेक्ट होता है और इसी के द्वारा ही सरकार आकलन लगाती है कि अभी वर्तमान में भारत की आर्थिक स्थिति क्या है, यहाँ के जनता के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और शिक्षा का स्तर क्या है। इसके अलावा रोजगार, बेरोजगारी, ये सारे डाटा एनएसएस द्वारा कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा रिकॉर्ड, रोग विशिष्ट रोगता, जन्म भार संबंधी जानकारी, शैशव अवस्था, बाल अवस्था के दौरान ऊंचाई, बच्चों के बाह्य परिधि, टीकाकरण संबंधी सूचना, स्थानीय रोगों की जानकारी। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है स्वास्थ्य सेवा कार्ड। इसमें क्या है, स्थानीय स्तर में जो बीमारियां सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं उस क्षेत्र को, उस गांव को या फिर उस कस्बे को, उसके बारे में जानकारी मिलती है, या डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रॉब्लम है इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कितने बच्चों में पोषण की कमी देखी जा रही है या कुपोषण की स्थिति कैसे बढ़ रही है, कोई विशिष्ट रोग उस क्षेत्र में अगर प्रभाव डालता है तो उसके बारे में भी। इसके अलावा जन्म संबंधी जो डाटा है वो भी स्वास्थ्य सेवा रिकॉर्ड से प्राप्त किया जा सकता है। विशेष सर्वेक्षण समुदाय के सदस्यों, गांव के एजेंटों, स्थानीय कर्मचारियों एवं अनुसंधानकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर किए जाने वाला सर्वेक्षण है। आयु विशिष्ट, रोग विशिष्ट और मृत्यु संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी होता है, जो कि समुदाय के सदस्यों या फिर गांव के एजेंटों, जो कि आशा कार्यकर्ता हो गई या फिर गांव में जो कार्य करने वाले सेक्रेटरी होगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो गई, ये ग्रामीणों के द्वारा जो सर्वेक्षण किया जाता है प्रत्येक घर घर में जाकर उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जनसंख्या और आयु, रोग, ये सारी स्थिति देखते हैं। तो इनके लिए जो भी डाटा वे कलेक्ट करते हैं वो एक तो आयु के एक विशिष्ट ज्ञान होता है, मतलब विश्वसनीय ज्ञान होता है कि उस क्षेत्र में किस आयु वर्ग के बच्चे ज़्यादा हैं या फिर व्यक्ति ज़्यादा निवासरत हैं। रोग विशिष्ट, अगर कोई रोग उस क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रभावित करता है तो उस रोग के बारे में जानकारी मिलता है। इसके अलावा मृत्यु की जानकारी मिलती है कि प्रत्येक वर्ष या प्रत्येक तिमाही या एक माह में कितने व्यक्तियों को उस क्षेत्र में मृत्यु हुई और किस वजह से हुई, ठीक है। इसके अलावा रोग संबंधी रजिस्टर होता है जो कि विभिन्न अस्पतालों में बनाए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक विशिष्ट रोगों के लिए अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करते हैं। इनकी भी जानकारी सरकार या जिला कलेक्टर के द्वारा स्वास्थ्य विभाग से मांगा जाता है। इसके बाद जो जिला प्रशासन होता है या जिला कलेक्टर होता है वो जो अपने ऊपर की अथॉरिटी है या राज्य सरकार है उनको भेजती है, फिर वहाँ पे इन डाटाओं का एनालिसिस किया जाता है और उस क्षेत्र विशेष पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
तो एक बार मैं सारे स्रोत बता देता हूँ कि जन्म मृत्यु समांक आंकड़े के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो जनगणना है। जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा देता है, सभी को पता है। इसके अलावा जनसंख्या रजिस्टर है जो कि विकसित देशों में कलेक्ट किया जाता है। प्रतिदर पंजीकरण योजना है जिसके अकॉर्डिंग से समुदाय या उसके मतलब जो स्थानीय प्राधिकारी कर्मचारी होते हैं उनके साथ धार्मिक नेताओं के डाटाओं को देखा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण है जो कि एनएसएसओ द्वारा कराया जाता है और सबसे विश्वसनीय डाटा इसी को माना जाता है। स्वास्थ्य सेवा कार्ड, इसके अलावा विशेष सर्वेक्षण, ये भी गांव के सदस्यों या समुदायों के द्वारा ही किया जाता है। रोग संबंधी रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर जो विशिष्ट रोगों के लिए बनाए जाते हैं, सभी अस्पतालों में बनाए जाते हैं, उनके बारे में भी जानकारी। तो ये सारे स्रोत हैं जिनके जिनके द्वारा जन्म मृत्यु समांक या फिर जो भी गवर्नमेंट डाटा है जिनके जन कल्याण योजनाओं पे भागीदारी होती है या फिर उपयोग होता है, वो सारे यहीं से प्राप्त किए जाते हैं। अब समान प्रजनन दर किसे कहते हैं, ठीक है। तो समान प्रजनन दर की अगर परिभाषा है तो एक निर्धारित वर्ष में प्रति 1000 जनन योग्य आयु वर्ग वाली महिलाओं में जीवित जन्मों की संख्या है। तो जनन योग्य आयु वाली महिलाएं किनको माना जाएगा, तो माना जाता है 15 से 49 वर्ष की जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको जनन योग्य आयु में माना जाता है और गिना जाता है। और इन्हीं में एक विशिष्ट क्षेत्र में इसका, जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में, या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के, तो इनमें जो 1000 महिलाएं जो निवास करती हैं, जनन योग्य महिलाएं हैं जो कि बच्चा पैदा कर सकती हैं, उन सब के में से कितने लोगों ने जीवित जन्म दिए, मतलब बच्चों को जन्म दिया, वो उसकी समान प्रजनन दर कहलाता है उस क्षेत्र का। तो इसको इस तरह से अपन निकालते हैं या देख लेते हैं। एक वर्ष के दौरान एक विशिष्ट क्षेत्र में जीवित जन्मों की संख्या, ठीक है, और डिवाइडेड बाय उसी वर्ष में उस क्षेत्र में 15 से 49 वर्ष आयु वाली वर्ग वाली महिलाओं की मध्य वर्ष की जनसंख्या। इंपॉर्टेंट यही है कि उस साल में जितने भी महिलाएं होंगी उस क्षेत्र में निवासरत इस उम्र की, उसमें जो उस साल का जो मध्य टाइम है, मतलब 6 माह के टाइम है, उस टाइम में जो जनसंख्या होगी उसी जनसंख्या के हिसाब से ये देखा जाएगा प्रजनन दर। क्योंकि उससे पहले उससे बाद भी बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो सकती है या फिर जनसंख्या कमी आ सकती है, तो उसको मान्य नहीं होगा इंटू 100। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है, मध्य वर्ष की जनसंख्या को ही अपन कैलकुलेट करते हैं। अब कुल प्रजनन दर क्या होता है, तो कुल प्रजनन दर महिला द्वारा पैदा किए जा सकने वाले बच्चों की औसत संख्या बताती है। कुल प्रजनन दर का सिंपल सा मतलब है कि एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है। तो ये पूरा आंकड़ा एक विशिष्ट क्षेत्र में कि महिलाओं जो निवासरत महिलाएं होती हैं उनके जनन योग आयु खत्म होने के बाद देखा जाता है कि एक महिला कितने बच्चे पैदा कर सकती है। और इन्हीं के आंकड़ों के हिसाब से जो नवविवाहित हैं या फिर जो जनन योग्य महिला हैं उनसे भी ये औसत जनन दर के बारे में या प्रजनन दर के बारे में अपन अनुमान लगा सकते हैं और उसके बारे में डाटा बना सकते हैं। इसके अलावा है निवल जनन दर। इसमें से 15 से 49 वर्ष के आयु समूह के वर्तमान प्रजनन शक्ति और मातृता पद्धति के अंतर्गत किसी भी महिला के जीवित मादा बच्चे पैदा होने की औसत संख्या निवल जनन दर कहलाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी महिला होगी वो जीवित मादा बच्चे कितना पैदा करती है, उसकी औसत संख्या को निवल जनन दर कहेंगे उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में ये डाटा बनाया जा रहा है, ठीक है। भारत में उच्च जन्म दर के कारण क्या है, तो भारत में जो उच्च जन्म दर के कारण है उसमें समयपूर्ण यौन अवस्था। भारतीय लड़कियों में यौन का आरंभ जल्दी ही हो जाता है, अर्थात 12 से 14 वर्ष की आयु में हो जाता है, और इसी वर्ष के आयु में ही यहाँ पे लड़कियाँ गर्भवती हो सकती हैं, ठीक है, जनन योग्य हो जाती हैं। तो इसका कारण क्या है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है भौगोलिक कारण होता है, जिसमें ये गर्म प्रदेश होता है। तो यहाँ पे जो लड़कियों के प्रजनन आयु है या फिर जो संबंध बनाने की आयु है या यौन की आयु है वो बहुत कम पाई जाती है। इसके अलावा कम उम्र में विवाह, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है। तो ये भी एक कारण है जिसमें उच्च जन्म दर का के लिए जिम्मेदार है। विवाह का व्यापक प्रचलन, हमारे देश में व्यक्ति की आर्थिक निर्भरता, आत्मनिर्भरता और मानसिक परिपक्वता को अनदेखा करते हुए लोगों का विवाह किया जाता है। ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग किसी भी व्यक्ति की आर्थिक निर्भरता पर नहीं देखते बल्कि उसके सामाजिक परिवेश के हिसाब से विवाह बहुत जल्द किया जाता है और विवाह के लिए फोर्स भी किया जाता है, उस पर दबाव भी बनाया जाता है।
निर्धनता सबसे बड़ा कारण है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के लिए हो। निर्धनता और रहन सहन के निम्न स्तर जिनका प्रभाव बच्चों की उत्तरजीविता पर पड़ता है, मतलब इससे उच्च मृत्यु दर हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक डर सा हमेशा बना होता है, और इसी वजह से वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते और जो बच्चे पैदा करते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा साक्षरता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं में निम्न साक्षरता दर का संबंध उच्च जन्म दर से है। अगर महिला साक्षर नहीं होंगी, समझदार नहीं होंगी, तो वो बच्चों के जन्म को सही मानेंगी, या फिर पारिवारिक रूप से या फिर अपने जो आस्था है उस रूप से उसको सही माना जाएगा, और यहीं से जो जन्म दर है वो उच्च हो जाता है। परिवार नियोजन और उसको अपनाने का क्रम बहुत कम है, मतलब प्रचलन ही बहुत कम है। भारत में परिवार नियोजन को आज भी डर के रूप में अपनाया जाता है या देखा जाता है, और यहीं से इसका प्रचलन कम हो रहा है। इसके अलावा उच्च शिशु मृत्यु दर भी है, संयुक्त परिवार प्रणाली भी है। किसके लिए जिम्मेदार? जो उच्च जन्म दर है उसके लिए। तो उच्च शिशु मृत्यु दर के कारण भी लोग बागों के अंदर वो भरोसा नहीं आ पाता कि वो जो बच्चे हैं उनको उसी उम्र पर रखा जाए या एक या दो बच्चे रखा जाए, क्योंकि इसका प्रभाव उनको बाद में पड़ता है। इसके अलावा संयुक्त परिवार व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली में जो बच्चे हैं उनका भार एक जो दाम्पत्य होता है उस पर डायरेक्ट रूप से नहीं समझ आता, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं। कुछ डाटा हैं, जैसे उच्च जन्म दर वाले राज्य, तो राष्ट्रीय औसत 2.2 है, अभी नए डाटा के हिसाब से 2.2 जो राष्ट्रीय औसत है जन्म दर का वो हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जन्म दर कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश भी उच्च जन्म दर वाले राज्यों में आता है। इसके अलावा राजस्थान 2.6, असम में 2.3, छत्तीसगढ़ में 2.4। कुल जनसंख्या का 45% इन्हीं राज्यों में निवास करता है, और इन्हीं की जन्म दर उच्च है, इसलिए भारत का जन्म दर भी उच्च ही लगता है। अब निम्न जन्म दर वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो केरल, ये शिक्षा में सबसे हाई है, और उसी का इफेक्ट इनके जन्म दर में भी दिखता है। तो केरल में 1.7 है, तमिलनाडु में 1.6 है और ज़्यादा कम है। इसके अलावा कर्नाटक में 1.7, महाराष्ट्र में 1.7, आंध्र प्रदेश में 1.6। तो निम्न जन्म दर वाले राज्यों में ये हैं। अभी जो नए जन्म दर के आंकड़े जारी किए हैं सरकार ने, उसके हिसाब से जो नवीनतम रिपोर्ट है उसके हिसाब से आंकड़ों का बहुत ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट भी आई है, और इसके अलावा आंकड़ों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो अपन देख लेते हैं। वर्ष 2017 की नवीनतम रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि वर्ष 1971 और वर्ष 1981 के बीच जो जन्म दर था, टोटल फर्टिलिटी रेट था, वो प्रजनन दर था, वो 5.2 से घटकर 4.5 हुआ था। ठीक है, जो 71 है उससे पहले 5.2 था प्रजनन दर, लेकिन जो 81 आया उस टाइम 4.5 हो गया था। और वर्ष 1991 से 2017 के बीच ये घटकर 3.6 से लेकर 2.2 हो गया है। अब इस वाले जो डाटा भी आई है जन्म दर का 2.2, इसको अच्छा डाटा माना जा सकता है। और इसका मतलब परिवर्तन होने के क्या कारण थे? तो महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ी है, लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं, साक्षर हुए हैं, तो वो अब जन्म दर और ये बच्चों के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, तो कम बच्चे रखते हैं। जैसे सरकार के द्वारा भी 2 बच्चे सबसे अच्छे परिवार नियोजन के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से समाज में एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और इसी का प्रभाव है कि अभी जो जन्म दर कम आ रहा है। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निरक्षर महिला औसतन, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो असाक्षर महिला होगी वो 2.9 बच्चों को जन्म देती है, वहीं एक साक्षर महिला कम से वहीं महिला 2.1 बच्चों को ही जन्म देती है। अगर एक अशिक्षित महिला है तो वो 3 बच्चों को लगभग जन्म देती है, और एक साक्षर महिला है तो वो 2 बच्चों को ही जन्म देती है। ये इसका इम्पोर्टेंट है। शिक्षा का हर क्षेत्र में महत्व है। वहीं अगर एक स्नातक की बात की जाए तो उससे अधिक शिक्षित महिला के लिए, स्नातक या उससे अधिक शिक्षित महिला के लिए 1.4 बच्चे हैं। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट में 1.4 है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कम टोटल फर्टिलिटी, मतलब जन्म दर कम होता है। इसका इफेक्ट है रहन सहन का, परिवेश का, और इसके अलावा शिक्षा का। प्रजनन दर में यह गिरावट जनगणना में दर्ज कुल जनसंख्या वृद्धि में परिलक्षित होती है। अगर प्रजनन दर कम होगी तो जनसंख्या वृद्धि दर भी कम होगी, और ये डाटा अपन कहाँ देख सकते हैं? जनगणना में। तो जनगणना में इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अब भारत में प्रजनन दर को नियंत्रित करने के उपाय।
किन किन कारणों से या किन किन वजहों से भारत में प्रजनन दर को नियंत्रित किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो सामाजिक जागरूकता आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि समाज इतना पिछड़ा हुआ, इतना रूढ़िवादी है कि वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाता कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने से क्या परेशानियाँ सरकार पे आएंगी और दबाव कहाँ पड़ेगा। ठीक है, इसका जो मुख्य कारण है, एक तो नारी की स्थिति को बहुत दयनीय अभी भी बना हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में। दूसरा है पुत्रमोह। पुत्रमोह शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में है, जिसकी वजह से भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अभी तो हालांकि सरकार इस पर सख्त हो गई है तो बहुत कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी भ्रूण हत्या देखने को मिलता है। इसके अलावा महिला शिक्षा, महिला शिक्षा का हमेशा उपेक्षा किया गया है। उन्हें उस तरह से शिक्षा के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया गया जिस तरह से बेटों को किया जाता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला की स्थिति आज भी बहुत कमज़ोर है। तो ये भी एक कारण है प्रजनन दर के लिए। परिवार नियोजन का प्रसार नहीं हो पाया, चाहे इसमें स्वास्थ्य विभाग का या प्रशासन का या जिस तरह का भी जिम्मेदारी हो, अभी भी परिवार नियोजनों को घर घर तक जानकारी नहीं पहुंच पाई है। लोगों में इसके प्रति अभी भी बहुत सारे टैबू हैं। इसके अलावा उनके अंतर्गत अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा है परिवार नियोजन या फिर डॉक्टरी सेवाओं को, तो इन्हें भी दूर करना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कुपोषण बहुत ज़्यादा है भारत में, और शिशु मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। ये स्वास्थ्य सेवाओं की विफलता को दर्शाता है, क्योंकि ये दो ही चीज़ें हैं, इनमें से मातृ मृत्यु दर भी बहुत हाई है। तो ये तीन चीज़ें हैं, कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर। ये तीनों चीज़ें अगर किसी राज्य की या किसी जिले की अच्छी होगी तो उनके स्वास्थ्य स्थिति बहुत हद तक इन द सेंस 80% चांसेस है कि उस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं या वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा स्थिति में होगा। इसके अलावा गरीबी निवारण कार्यक्रम आपको चलाने पड़ेंगे, तभी आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि अगर गरीबी दूर होगी तभी लोगों के अंदर जागरूकता आएगी और लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे, और लोग बच्चों के प्रति जो जन्म दर है उसमें कमी लाने के लिए खुद ही उपाय करना शुरू कर सकते हैं। आगे है नमूना पंजीकरण प्रणाली क्या होता है? तो ये गवर्नमेंट का है 10 सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एस आर एस एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली पर आधारित है और इसकी शुरुआत गृह मंत्रालय के अधीन अंतर्गत आने वाले रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा वर्ष 1964-65 में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से किया गया था। ये 3 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली क्या है। ये 6 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये पूरा है कि एक दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली है। इसका शुरुआत कहाँ से किया गया था? गृह मंत्रालय के अधीन से। कब किया गया था? 1964 और 65 में। क्यों किया गया था? तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था? जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को पंजीकृत करना और उनका एनालिसिस करना। इसके अलावा एसआरएस के तहत एक अंशकालिक गणक द्वारा गांवों, शहरों या जन्म और मृत्यु के नमूनों की निरंतर गणना की जाती है, और एक पूर्णकालिक गणक द्वारा अर्धवार्षिक पूर्वव्यापी सर्वेक्षण किया जाता है। ये दोहरी डाटा, इसका सिंपल सा मतलब है, एक जो वहाँ के लोकल आदमी हो गए, लोकल अथॉरिटी होगी वह ग्रामीण क्षेत्र में या फिर उस क्षेत्र विशेष में, वो एक डाटा अपना प्रति माह कलेक्ट करेगा, और एक जो स्थिर होगा जो सरकार के द्वारा भेजा जाएगा वो 6 माह में एक बार करेगा। फिर इन दोनों डाटाओं को क्या किया जाएगा? संकलित किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, और जो बेमेल डाटा है या आंकड़ों में जो भी डिफरेंस आता है उन डाटाओं को क्या करेंगे? उन डाटाओं को दोबारा सर्वेक्षण करके सही करेंगे या क्लियर किया जाएगा। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली जो है वो ये पूरे सिस्टम पे काम करती है, और गृह मंत्रालय के अधीन कौन से कार्यालय में काम करती है? तो रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के अंतर्गत कार्यरत है। अब है अशोधित मृत्यु दर, गुड डेथ रेट। किसी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या में मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहा जाता है। भारत में 2013 के डाटा के अनुसार 7.9 है। अभी नया डाटा उपलब्ध नहीं है। तो क्या है? एक वर्ष में किसी क्षेत्र विशेष में जितने भी मृत्यु होती हैं उनकी संख्या और उसी क्षेत्र में मध्य वर्ष की जनसंख्या को डिवाइड कर देते हैं, और इसके अलावा जिसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो अशोधित मृत्यु दर अपने को प्राप्त हो जाती है। ये इसका फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इसकी परिभाषा भी बना लेंगे। इसके अलावा शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक वर्ष में प्रति 1000 पर जन्मे सजीव शिशुओं की संख्या और उसी एक वर्ष से कम आयु के मृतकों की संख्या के दर को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। एक क्षेत्र विशेष में एक पर्टिकुलर टाइम मतलब एक साल के अंतर्गत जितने बच्चों का जन्म होता है और उन्हीं जन्म बच्चों में एक वर्ष से कम आयु में जितने बच्चों की मृत्यु होती है वो उस क्षेत्र का या उस जगह का शिशु मृत्यु दर कहलाता है। शिशु मृत्यु दर कम करने के उपाय,
क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके? तो सबसे पहले तो रहन सहन के स्तर को सुधारना। रहन सहन के स्तर मतलब स्वच्छता, विशेष रूप से स्वच्छता और जो पोषण है इसके स्तर पर काम करना, और शिक्षा पर भी। संक्रमण रोगों पर नियंत्रण, यह स्वास्थ्य विभाग का बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि कोई भी संक्रामक रोग किसी क्षेत्र में महामारी का रूप न ले पाए। बेहतर दवाइयाँ उपलब्ध कराना, जैसे प्रतिजैविक औषधियों को उपलब्ध कराना, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का उपयोग समझाना, और इसके अलावा जितने भी वायरल बीमारियां हैं उस क्षेत्र में उन्हें न बढ़ने देना, ताकि लोगों तक स्वास्थ्य विभाग के प्रति एक अच्छा विश्वास पैदा हो और इसी तरीके से काम किया जा सके। इसके अलावा सुरक्षित प्रसव और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराना। क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रसव जो है वो दाइयों के द्वारा की जाती है और वो प्रशिक्षित नहीं होती है, और बहुत ऐसे समय पर बहुत से ऐसे काम होते हैं कि उनमें से जो दाई होते हैं वो प्रसव के दौरान बच्चे पर चोट या फिर किसी तरह से परेशानी आती है, जिसकी वजह से दोनों को खतरा होता है, मातृ को भी, माँ को भी और बच्चे को भी। इसके अलावा संतुलित आहार और पीने योग्य सुरक्षित जल प्रदान करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छा करना है, मृत्यु दर को कम करना है, तो वहाँ पे स्वच्छ पानी तो होना ही होना चाहिए, स्वच्छता पर विशेष ध्यान होना चाहिए, और संतुलित आहार, आहार की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें सभी तरह के खनिज, मिनरल्स और इसके अलावा प्रोटीन्स, विटामिन भी भरपूर हों। नवजात मृत्यु दर, शिशु जन्म के 4 सप्ताह या 28 दिनों के बीच होने वाली मृत्यु नवजात मृत्यु दर कहलाती है। बस इसे यही इंपॉर्टेंट है, यही लाइन कि 28 दिन के अंतर्गत, बच्चे पैदा होने के 28 दिन के अंतर्गत, ये 4 सप्ताह के अंतर, दोनों बराबर ही हैं, कि अंतर्गत अगर कोई बच्चा मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नवजात मृत्यु दर कहते हैं। निर्धारित जनसंख्या में प्रति 1000 जीवित जन्मों में नवजात मृत्यु दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, यही चीज़ है। अब इसका फॉर्मूला वाइज कैसे निकाला जाता है, तो जन्म के 28 दिन में मृत्यु होने वाले शिशुओं की संख्या और कुल जीवित जन्म शिशु इंटू 100। इम्पॉर्टेंट यही है कि जितने भी एक टाइम पीरियड, चाहे वो मंथली हो चाहे वार्षिक हो, आप किस टाइम पीरियड में नवजात मृत्यु दर निकालना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में जितने भी नवजातों का जन्म होता है और उनमें से कितने नवजातों की मृत्यु 28 दिन के अंतर्गत अंतर हो जाती है, तो उसे नवजात मृत्यु दर कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि नवजात मृत्यु दर के कारण क्या है, क्योंकि भारत में नवजात मृत्यु दर के भी बहुत ज़्यादा केसेस पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में तो इस क्षेत्र में दयनीय स्थिति बनी हुई है। प्रसव के दौरान लगने वाली चोटें, जो कि आप प्रशिक्षित रूप से जो कार्य हैं, स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो दाई वगैरह हैं वो प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, तो उनसे प्रसव के दौरान चोट लग जाती है बच्चों को और इन्हीं चोटों से उनकी मृत्यु हो जाती है। अवैज्ञानिक प्रसव के तरीके, जैसे घर में प्रसव कराना, दाइयों के द्वारा प्रसव कराना, ये भी एक कारण है मृत्यु दर के। जन्मजात विसंगतियाँ, कई बच्चों में जन्मजात विसंगतियाँ होती हैं, उन शारीरिक रूप से नहीं डेवलप हो पाते। समय से पूर्व जन्म, ये परेशानियाँ अभी भारतीय महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि बहुत सारी महिलाओं में जो जन्म का समय है वो समय से पूर्व ही हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे उतने डेवलप नहीं हो पाते, पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं मिलती, तो वो मर जाते हैं। अतिसार रोग से भी बहुत ज़्यादा बच्चों को परेशानी होती है और वो मृत्यु हो जाती है। श्वसन में संक्रमण, पैदा होने के बाद ही अगर स्वच्छता नहीं बरती जाए और अच्छे से स्तनपान नहीं कराया जाता तो श्वसन के संक्रमण होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। रक्त संबंधी विकारों में बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो रक्त में या आनुवांशिक रूप से होती हैं, वो भी कारण होती हैं मृत्यु दर के लिए, जो बाल मृत्यु दर है उसके लिए। आगे है प्रसवकालीन मृत्यु दर, ठीक है। तो भ्रूणकाल के बाद की अवधि अंतर्गत गर्भ अवधि के 28वें हफ्ते या उसके कुछ ऊपर हफ्तों में होने वाली मृत्यु जन्म और जन्म के बाद 1 सप्ताह के भीतर 1000 ग्राम से अधिक वजन वाले शिशुओं में होने वाली मृत्यु प्रसवकालीन मृत्यु दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रसवकालीन मृत्यु दर सबसे ज़्यादा क्या होता है कि इसमें जो भी भ्रूणकाल के बाद का जो टाइम होता है एक माँ के लिए, ठीक है, मतलब 28वें हफ्ते में, और उसके बाद जो जन्म के बाद अगर कोई बच्चा 1000 किलोग्राम से ऊपर का है और उसमें प्रसव के दौरान या फिर उसके ऊपर 1 सप्ताह के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको प्रसवकालीन मृत्यु में लिया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है। प्रसवकालीन मृत्यु वही है भ्रूणकाल के अंतिम अवस्था में होने वाली प्लस जन्म के समय 1000 ग्राम वजन वाले शिशुओं के 1 सप्ताह के अंदर होने वाली मृत्यु, और इसके अलावा कुल जीवित प्लस मृत जन्म जो जन्म के समय 1000 ग्राम से ज़्यादा वजन वाले हैं, इनकी संख्या को
क्या कहा जाता है? प्रसवकालीन मृत्यु दर। प्रसवकालीन मृत्यु के कारण क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्या है? माताओं में गर्भावस्था में प्रसव के दौरान समस्याएं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि गर्भावस्था प्रसव के दौरान समस्याएं, चाहे वो खून की कमी हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो। प्लेसेंटा जो कि गर्भनाल संबंधी समस्याएं, उसमें भी अगर बच्चे को सही रूप से पोषक तत्व या फिर भोजन नहीं मिल पा रहा है तो उसमें भी मृत्यु हो सकती है। शिशु में विसंगतियां जन्मजात हो सकती हैं, इसके कारण भी मृत्यु होती है। जन्म के समय कम वजन, ये एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कुपोषण के रूप में जब पैदा होते हैं। जन्म के दौरान चोटें, जन्म के दौरान में जो आप प्रशिक्षित या अवैज्ञानिक तरीके से जो भी प्रसव होते हैं उनमें चोटें लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जन्म पश्चात संक्रमण, जन्म के तुरंत बाद अगर उन्हें अच्छी तरीके से स्वच्छ वातावरण नहीं दिया गया तो उनके संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कारणों के लिए जिम्मेदार कारक कारक क्या हैं? तो सबसे ज़्यादा है माँ की आयु। 19 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम आयु के जो होती है आयु, वो गर्भ के लिए सबसे बेस्ट होता है। लेकिन आजकल ये तो इससे पहले गर्भावस्था धारण करती हैं, इसके बाद करते हैं, जो कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा बच्चों के जन्म में अंतराल बहुत कम होना, ये भी एक कारण है। इसके अलावा माँ का खराब पोषण, माँ का खराब पोषण तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है हर जगह में, जिसकी वजह से प्रसवकालीन मृत्यु को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा निम्न सामाजिक स्तर, हर जगह सामाजिक स्तर निर्भर करता है लोगों की कि वो किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये भी मृत्यु दर को बढ़ाता है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और उनका प्रयोग न करना, ये भी एक कारण है। स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग न करना और उनके अभाव के कारण भी ये सारी चीज़ें होती हैं। आयोग और अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा प्रसव, यानी मैंने पहले भी बताया है कि इनके कारण भी बहुत सारे जो प्रसवकालीन मृत्यु हैं वो होते हैं। आगे है पंजीकृत जन्म। पंजीकृत जन्म की अगर परिभाषा कहोगे तो ऐसे जन्म जिनका पंजीकृत रूप से या फिर स्थानिक रूप से जो जन्म हुए हैं उन्हें पंजीकृत जन्म कहते हैं। या फिर सिंपल से जो जन्म, जो जिन शिशुओं का जन्म संस्थागत रूप से किया गया है और जिनका स्पेशली पंजीकृत रूप प्रदान किया गया है, जिनके सारे प्रोग्रेस, चाहे वो गर्भवती से लेके प्रसवकालीन तक हो, इन सारे की अगर कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इसके अलावा जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता की देख रेख में हुआ है तो उसे पंजीकृत जन्म कहेंगे। 1981 में बहुत कम था, 8.6 मिलियन था। ठीक है, 2012 में 21.9 मिलियन होगा, इसका डाटा बढ़ गया। इसके अलावा पंजीकृत जन्म के प्रतिशत में कितना चेंजेस आया? तो 2003 में अगर देखा जाए तो 57.7% था, 2012 में 84.4% है। अभी रिसेंट में ये पंजीकृत जन्म लगभग 100% के आसपास अप्रॉक्स पहुंच चुका है। ठीक है, लेकिन अभी डाटा 2012 का ही चल रहा है, इसे 2012 का लिखा गया है। इसमें मेल्स हैं 52.4%, फीमेल्स हैं 47.6%। 17 राज्यों और यूटीज में 100% जन्म दर, पंजीकृत जन्म दर को वो किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है। ठीक है, इनमें से आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, गुजरात है और हरियाणा है। इसके अलावा 17 राज्य हैं, तो इसमें बहुत सारे राज्य हैं जिनमें 100% इस चीज़ को प्राप्त कर लिया गया है। मध्य प्रदेश कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश 80 से 99% के बीच पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, मणिपुर और राजस्थान, ऐसे कई राज्य हैं। इसके अलावा सबसे कम कहाँ पर है पंजीकृत जन्म? तो उत्तराखंड में है, सिर्फ 58%। ये प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछे जा सकते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा 2012 में पंजीकृत लिंगानुपात, मतलब जितने पंजीकृत जन्म हुए हैं उनमें लिंगानुपातों को देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 985, लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो 908 है, बहुत चिंताजनक ये भी है। और मणिपुर में 797, सबसे कम, मणिपुर ही सबसे बेकार स्थिति में है जो अभी नए बच्चे पैदा हुए हैं उसमें लिंग अनुपात में। तो इसकी जानकारी हमें इसी से मिलता है, पंजीकृत जन्म से। अब मैंने पाई चार्ट बनाया है, इसके अकॉर्डिंग से आप देख सकते हैं कि चिकित्सा सेवाओं का क्या है। तो जन्म के समय चिकित्सा सुविधाएं संबंधी जानकारी देता है ये चार्ट। ये आप एग्जाम में बनाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको नंबर बढ़ जाएंगे और आपका आंसर भी अच्छा बन जाएगा। तो संस्थागत जन्म कितना परसेंट है? 68% है। ठीक है, डॉक्टर एवं नर्स की मदद से 12.5%। मतलब ऐसे संस्थागत, मतलब ऐसे जो सरकारी या सार्वजनिक हॉस्पिटलों में जिनका प्रसव हुआ है उसको संस्थागत प्रसव कहते हैं। या फिर
ANM या आशा कार्यकर्ताओं की मदद से हुआ है तो उसको संस्थागत प्रसव कहा जाएगा। ऐसे प्रसव जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं या बड़े हॉस्पिटल्स में होते हैं उन्हें डॉक्टर और नर्स की मदद से किए जाते हैं तो 12.5% है। घरेलू मदद से किए जाते हैं 7.09%। अप्रशिक्षित दाई अभी भी करते हैं 3.5% प्रसव। ठीक है। और अन्य माध्यमों से जिनकी जानकारी नहीं है उनमें होते हैं 7.80%। इनमें से बहुत सारे को सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे को ऑपरेशन की पड़ते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज, इनमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो अन्य में। तो 7.80% प्रसव अभी भी इन क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा 0.90% इसकी जानकारी नहीं है कि ये प्रसव किस तरह से होते हैं। उनमें से जनजातीय क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, भौगोलिक दूर रूप से बहुत ज़्यादा असमानता रखने वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर परिवहन या फिर प्रशासनिक अमला बहुत कम पहुँच पाता है क्योंकि वहाँ का परिवहन व्यवस्था अच्छा नहीं होता। पंजीकृत मृत्यु। पंजीकृत मृत्यु मतलब मृत्यु के पश्चात किसी भी सरकारी संस्था में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं है। तो इसका जो वो था 1981 में 27 लाख था, 2012 में 58 लाख हो गया, मतलब 2.7 मिलियन से 2012 में 5.8 मिलियन हो गया। अभी इसका डाटा और बढ़ गया है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 53.5% था 2003 में, 2012 में 69.3%। अभी वर्तमान में देखा जाए तो 80 से ऊपर पहुंच चुका है, मतलब 90 के आसपास पहुंच चुका है पंजीकृत मृत्यु। इसके अलावा 2012 में पंजीकृत मौतें अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 41.9% संस्थागत हैं, मतलब ऐसे मौतें हैं जो किसी हॉस्पिटल में या किसी सरकारी संस्था के देख रेख में हुए हैं, तो ये पंजीकृत मौतें हैं। और 17.4% चिकित्सा के अभाव से हुए हैं। ये बहुत ही बेकार डाटा है। और 8 राज्यों में 100% प्राप्त कर लिया गया है पंजीकृत मृत्यु को, ये भी इम्पोर्टेंट है। 17 राज्यों में जन्म मतलब पंजीकृत जन्म को 100% प्राप्त कर लिया है और 8 राज्यों में क्या है 100% मृत्यु दर को भी पंजीकृत किया जा रहा है। ये पाई चार्ट मैंने पंजीकृत जो मृत्यु है उसके संबंध में बनाया गया, तो संस्थागत जो मृत्यु है वो 41.9% है, ये मैंने पहले बताया। कोई मेडिकल सर्विस नहीं मिला वो कितने हैं 17.4%, ये डाटा भी ऊपर मैंने बताया है। और अन्य रूप से जो मृत्यु होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता 23.4 है। और प्रशिक्षित चिकित्सा सेवाओं के अंतर्गत एलोपैथी इनमें होता है 11.94% और प्रशिक्षण में 3.68% और 1.68% की जानकारी नहीं होती। ठीक है। तो ये मृत्यु के आंकड़े हैं कि किस क्षेत्र में कितने % मृत्यु हो रहे हैं। तभी भी स्वास्थ्य सेवा में बहुत कुछ सुधार की ज़रूरत है, तभी भारत में स्वास्थ्य सेवा अच्छी होगी और मानव संसाधन भी इससे बेहतर बनाया जा सकेगा। अब कुछ परिभाषा हैं जो पूछे जाते हैं, जनरली पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। जिनमें से पहला है शिशु। शिशु किसे कहते हैं? तो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। WHO के अनुसार समान रूप से 0 से 1 वर्ष के बच्चे को इन्फेंट या शिशु कहा जाता है। बाल अवस्था किसे कहेंगे? तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे को बाल्य कहा जाएगा। ये भी एक परिभाषा है 3 नंबर के लिए। जीवन प्रत्याशा क्या होता है? तो वर्षों की कुल संख्या जो किसी नवजात शिशु को औसतन जीने की आशा की जाती है जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। किसी भी शिशु के जन्म के टाइम उसके एक्सेप्ट किया जाता है कि उसको इस क्षेत्र या इस जगह पर कितने साल जीने की आशा या फिर उम्मीद की जा सकती है, तो वही एक उम्र है जिसे जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। इंडिया में 68.5 ईयर है, उसमें से 60.46% मेल्स हैं और फीमेल में 72.61, मतलब ये ईयर है, मैंने इसको परसेंट में लिख दिया तो ईयर है ये। ठीक है। इसके अलावा है मातृ मृत्यु दर। प्रति 1 लाख गर्भवती महिलाओं में से गर्भावस्था के दौरान अथवा गर्भ के समापन के 42 दिनों के अंदर प्रसव कारण से आने वाली महिलाओं प्रसव कारण से होने वाली मृत्युओं की संख्या को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई, पूछा जाता है। अभी कितना भारत में? तो 178 है प्रति 1 लाख में। ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर। किसी एक वर्ष में अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक जन्म दर कहा जाता है। भारत में 2013 में 12.5% था, अभी ये गिर गया है, मतलब इन पे कमी आई है। तो ये था पूरा जन्म मृत्यु समांक का पूरा डाटा, और इसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे MPPSC मेंस में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।